चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। मैं 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूं आपके लिए, जिनमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट सेशंस में किए हुए हैं। आज का हमारा सेशन होगा फॉर द सेम एमसीक्यूज पर ही, and we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022, राइट। सो ये रहे आपके स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशंस में किए हुए हैं। आज का हमारा जो सेशन होगा, विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। सो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज के इस सेशन का। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट नजर आता है, या फिर एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट नजर आए, या फिर कोई कमी नजर आए आपको, या फिर आपको कुछ भी आपको शेयर करना हो रिलेटेड टू योर स्टडीज, related to any query regarding UGC NET JRF examination, or for anything you can comment me। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कैसे मैं पढ़ाती हूँ वो भी बता सकते हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप वो भी बता सकते हैं। बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी एंड ओपन टू टू इवन लाइक मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, एंड हर एक फेज पर हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम बुक से सीखते हैं, अपनी नॉलेज जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस रिसोर्स से हम पढ़ाई करते हैं उनसे हम सीखते हैं, उनसे नॉलेज गेन करते हैं। एंड अपने आसपास जो पीपल हैं उनसे भी हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं, राइट। तो हमेशा हम बेटरमेंट की कोशिश करते हैं, बेटर बनने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दैट अगर कहीं भी आपको कोई लैक नज़र आता है इन माई पीपीटी स्टाइल, इन माई टीचिंग स्टाइल, इन माई कॉन्टेंट्स, फॉर एनीथिंग, you can comment me on in the comment section, I'll work on that, right। so हमारा क्वेश्चन है आज का, which of the following is the prescribed qualification for appointment of a judge of an employees insurance code under the Employees State Insurance Act 1948? Let me read the question again. Which of the following is the prescribed qualification for appointment of a job of an employee's insurance code under the Employees State Insurance Act 1948? राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, सेकंड एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट with 5 years of experience, third any presiding officer of an industrial tribunal with 3 years of experience, and fourth any person who is or has been a judicial officer or is a legal practitioner of 5 years standing, राइट। सो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, एंड आंसर्स को भी आपको केयरफुली रीड करना है। आई मीन टू से दैट जो ऑप्शंस दिए हैं उनको भी आपको केयरफुली रीड करना है, एंड यू नो मस्ट बी फाइंडिंग द क्वेश्चन, राइट। आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इसमें पूछा गया है कि क्या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होती है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ एन एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड अंडर द एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एक्ट 1948। सो अंडर द एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत कौन सा क्या क्वालिफिकेशन होती है टू अपॉइंट द जज ऑफ एन एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड। सो एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड के जज को अपॉइंट करने के लिए अंडर दी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, वन में दिया गया है अ जज ऑफ हाई कोर्ट। नो, इट्स रॉन्ग। सेकेंड, any presiding officer of a labor court with 5 years of experience, it is also incorrect। थर्ड देखेंगे, any presiding officer of an industrial tribunal with 3 years of experience, this is also incorrect। the correct is option number 4, any person who is or has been a judicial officer or is a legal practitioner of 5 years standing। so this option would be the correct answer for this question, राइट। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अंडर द एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एक्ट 1948 क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू अपॉइंटमेंट द जज ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट।
ठीक है। सो एम्प्लॉयज के जज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट क्या क्वालिफिकेशन होगी होनी चाहिए? दैट इज एनी पर्सन हु इज or has been a judicial officer or is a legal practitioner of 5 years standing. This would be the correct answer for this question, right? So let's move to the next question. Assertion and reasoning के basis पे question है. Assertion and reason के question जब भी आप पढ़ेंगे उनको relate करना कैसे करना है आपको देखना है, टेक्निक क्या है. आप जब भी assertion को पढ़ेंगे तो because लगा के आप reason को पढ़ेंगे, ठीक है. assertion के तुरंत बाद आप because लगाएंगे and reason को आप because लगा के पढ़ेंगे, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे. तो आप देख क्योंकि देखना है कि क्या दोनों ही सही है, क्या एक्सप्लेनेशन उसका सही है, असर्शन का एक सही एक्सप्लेनेशन रीजन है या नहीं है, ये चीजें आप रिलेट कर पाए, समझ पाएंगे आप. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. असर्शन ए क्या कह रहा है? द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एंटायर साइकिल ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम. क्या कह रहे हैं असर्शन में? द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस शुड बी measured in terms of the entire cycle of the input process output system, because organization shall depend on its capacity to adjust with the environment while holding together its internal subsystem. So आपको बताना है कि क्या दोनों ही सही हैं, क्या ए का जो रीजन है क्या वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, या दोनों ही रॉन्ग है, फिर दोनों ही राइट है, क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आपको बताना है. आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. So here the correct answer for this question is option number 4. Both A and R are right and R explain A. राइट. सो मैंने कहा था ना कि लाइक आप जब भी बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो बिकॉज लगाते ही आधी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है. अगर कंफ्यूजन वाला भी सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, तभी भी आप एक अंडरस्टैंडिंग आपको एक नॉर्मल सी हो जाएगी. आप उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आते, तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए. दोबारा नहीं समझ में आ रहे तो थर्ड टाइम भी पढ़ लीजिए, लेकिन ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करिए. एग्जाम के टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखते रहें, उसमें टाइम वेस्ट करें. लेकिन ये माना गया है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है एक आध जो फंस रहा है, तो आप कहीं किसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड देना है, उस क्वेश्चन को आपने 10 सेकेंड में सॉल्व कर लिया, तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में आप 20 सेकेंड या 30 सेकेंड दे सकते हैं. राइट. तो ऐसे केसेस में आप कुछ क्वेश्चन में एकदम फटाफट करने की कोशिश करिए. कहीं पर आपको लगता है कि जरूरत है इस क्वेश्चन को टाइम की, तो वहां पे आप टाइम भी दे दीजिए. लेकिन मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे. राइट. हमेशा आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के. क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा हो, तो अगर आ रहा है तो आप फट से टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे. राइट. तो यहाँ पर आपने जब देखा कि असर्शन क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एंटायर साइकिल ऑफ द इनपुट आउटपुट सिस्टम. आउटपुट सिस्टम. सो सही बात है. जब ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस की आप बात करेंगे तो आप उसके एंटायर सिस्टम के बेसिस पे उसका जजमेंट करेंगे, ना कि आप एक टुकड़ों में उसकी जजमेंट करें. जब इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, तो आप एंटायर साइकिल को लेकर के चलेंगे, ना कि आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेकर के चलेंगे चीजों को. ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को जज कर रहे हैं तो आपने 2-3 महीने का एनालिसिस देखा और उसके बेसिस पे आपने जजमेंट दे दिया. नो. आपको एंटायर साइकिल पूरे ईयर का आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका इनपुट आउटपुट प्रोसेस रहा है, कितना बेनिफिट रहा है, क्या लॉस रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप उसको जज करेंगे, उसके इफेक्टिवनेस को आप जज करेंगे. बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन शैल डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट व्हाइल होल्डिंग टुगेदर इट्स इंटरनल सब सिस्टम. राइट. सो ऑब्वियस सी बात है, आप जब बिकॉज लगा के आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को, जो रीजन है वो असर्शन ए को एक्सप्लेन कर रहा है. राइट. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Let's move to the next question.
1st of May in 1927 was for the first time celebrated as Labor Day at, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर अहमदाबाद? सो आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। द 1st of May in 1927, 1927 में पहली मई को, मतलब 1 मई को सेलिब्रेट किया गया था लेबर डे। 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था मई 1927 में। सो वह जगह कौन सी थी, क्या कौन सी सिटी थी वो आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज बॉम्बे। सबसे पहले बॉम्बे में मई 1 को 1927 में लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, राइट। यहाँ पे नंबरिंग में आपको थोड़ा सा मिस्टेक मिलेगा, बट आप इजीली समझ पाएंगे कि कलकत्ता 1 हो जाएगा, बॉम्बे 2, मद्रास 3rd एंड अहमदाबाद 4th, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे। Industrial morale is industrial morale, it is viewed is related to job satisfaction, but both cannot be used interchangeably. Match list 1 with list 2. List 1 में क्या दिया गया है? ऑप्शन A, composite expression of the attitudes various individuals employed by an organization. Option B, result of various attitudes the individual holds towards his job, related factors and life. Option C, group phenomena. Option D, never an average of the individual attitudes. ऑप्शन लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 देखेंगे सेटिस्फैक्शन, सेकंड मोराल, थर्ड मोराल एंड फोर्थ भी मोराल ही है, राइट। सो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। सो आप, क्योंकि इस जो सीरीज में लेकर के आई हैं, से कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और वो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके ज्यादा चांसेस हैं, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे, राइट। सो आपके सामने क्वेश्चन है एंड लेट मी टेल यू द आंसर। इसका सही मैच क्या होगा? कोड्स आपके सामने हैं, ठीक है। ये दोनों अगर एक पेज पे होता तो आपके लिए आसानी हो जाती, बट फिर भी आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। राइट, सो यहाँ पर देखेंगे कॉम्पोजिट एक्सप्रेशन ऑफ द एटीट्यूड्स वेरियस इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या किससे रिलेट करता है? ये मोराल से रिलेट करता है, तो आपका ऑप्शन 2 वुड बी दी करेक्ट मैच फॉर ऑप्शन ए। बी देखेंगे रिजल्ट ऑफ वेरियस एटीट्यूड्स द इंडिविजुअल होल्ड्स टुवर्ड्स हिज जॉब, रिलेटेड फैक्टर्स एंड लाइफ, दैट इज सेटिस्फैक्शन। जहाँ पे आप बात करते हैं रिजल्ट ऑफ वेरियस एटीट्यूड्स द इंडिविजुअल होल्ड्स टुवर्ड्स हिज जॉब, रिलेटेड फैक्टर्स एंड लाइफ, तो वहां पे सेटिस्फैक्शन की बात की जाएगी। वेर एज सी देखेंगे ग्रुप फिनोमिना, मोराल, थर्ड हो जाएगा, एंड डी हो जाएगा नेवर एन एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल, फोर्थ हो जाएगा, दैट इज अगेन मोराल, राइट। सो करेक्ट मैच हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 एंड डी का हो जाएगा 4। सी एंड डी दोनों का सेम सेम हो जाएगा, सही मैच ऑलरेडी है। आपको ए और बी को देखना है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बाकी थर्ड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज सोशियो ड्रामा और साइको ड्रामा, राइट। सो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जिनको सोशियो ड्रामा या फिर साइको ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है, राइट। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्ट्रेटेजिक प्लानर, सेकेंड मिररिंग, थर्ड अप्रेंटिसशिप एंड फोर्थ रोल प्लेइंग। सो कौन सा ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जो सोशियो ड्रामा या फिर साइको ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के फॉर्मेशन में भी
नंबरिंग की गड़बड़ है, लेकिन नंबरिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लाइक हॉचपॉच जैसा ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आए, तो इजिली यू कैन नंबर बाय योर ओन दैट स्ट्रेटेजिक प्लानर 1 एंड मिररिंग सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, थर्ड नंबर पे अप्रेंटिसशिप हो जाएगा एंड फोर्थ नंबर पे रोल प्लेइंग हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो ट्रेनिंग मेथड है, रोल प्लेइंग जो ट्रेनिंग मेथड है, रोल प्लेइंग ट्रेनिंग मेथड को सोशियो ड्रामा या फिर साइको ड्रामा भी कहा जाता है, राइट। सो आप रिलेट कर सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई ट्रिक समझनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे रोल की बात होती है, आप कोई भी प्ले कर रहे हैं, कोई रोल प्ले करे तो ड्रामा ही तो कर रहे हैं, आप ड्रामा के थ्रू ही तो रोल प्ले करते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन नहीं भी जानते होंगे, अगर आपने नहीं भी देखा होगा इस क्वेश्चन को, या फिर कोई भी जो इंटेलिजेंट पर्सन है जो एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा है, उसने सपोज ये क्वेश्चन नहीं देखा, एग्जाम में ये क्वेश्चन उसके सामने आ गया, तो वो एलिमिनेट करके इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है कि जब सोशियो ड्रामा या फिर साइको ड्रामा की बात आएगी, ड्रामा से रिलेटेड कोई चीज आ रही है, तो क्या स्ट्रेटेजिक प्लानर उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा? नो, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहा है। क्या मिररिंग हो जाएगा? नो, ये भी इनकरेक्ट सा लग रहा है। अप्रेंटिसशिप, ये भी गलत लग रहा है। रोल प्लेइंग हो सकता है, ये इसमें आप श्योर नजर आएंगे, श्योरिटी आपको नजर आएगी। 100% भी श्योर हो सकते हैं, अगर 80-50% भी आप श्योर होते हैं तो आप इसको सही टिक करके आएंगे, आई एम श्योर, right? So role playing would be role playing training method is also known as sociodrama and psychodrama, right? So right answer option number 4. Consider the following. Option A, structural analysis, B, interaction analysis, C, live position analysis, D, environmental analysis, E, dispositional analysis, F, coping behavior analysis. Which among the above are the components of Dr. Eric Berney's transactional analysis theory? सो कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, कि एरिक बर्नीज ने क्या दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसका आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि एरिक बर्नी ने कौन सा एनालिसिस दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी। तो आपका सही आंसर होगा कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थ्योरी इज गिवन बाय एरिक बर्नी। सो ये हो गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, लाइक वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में 2 नंबर के, तो आपका 2 नंबर बन गया, राइट। या फिर पूछ सकता है कि जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस थ्योरी है वो किसने दी थी, तो दैट इज एरिक बर्नी। या फिर पूछ देता है कि एरिक बर्नी ने कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थ्योरी। तो दो तरह से इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जामिनेशन में। सो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, राइट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो स्ट्रक्चरल, इंटरैक्शनल, लाइव पोजीशन, एनवायरमेंटल, डिस्पोजिशनल एंड कॉपिंग बिहेवियर एनालिसिस है, इनमें से कौन कौन जो एनालिसिस हैं जो कि एरिक बर्नी ने दी है अंडर दी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थ्योरी। सो आपको करेक्ट मैच करना है, इवन करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं आपको। सो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा D, C, D, E, या फिर A, C, D, या फिर A, B, C, या फिर B, C, E। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड आई माइट बी आई एम श्योर यू माइट बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे भी नंबरिंग नहीं हो पाई है, सो ऑप्शन 3 लाइक A, B, and C ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। आप देखेंगे A, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, B, इंटरैक्शनल एनालिसिस, एंड C, लाइव पोजिशन एनालिसिस। ये तीनों एनालिसिस गिवन बाय दैट these all three are given by Dr. Eric Bernays under the transactional analysis theory. Environmental analysis, dispositional analysis, and coping behavior, these are not given by Eric Bernay, in transactional analysis theory. But structural analysis, interactional, and live position analysis, these three are given by Eric Bernay's transactional analysis theory, right? So correct answer is option number 3, A, B, C. असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम सेशंस को हमेशा शॉर्ट एंड स्पेसिफिक रखेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, राइट। ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं हम, लाइक
व्हाट आई मीन टू से दैट हमें क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करना चाहिए रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी पे हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वालिटी रहेगी तो क्वांटिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन को तैयार करें, दैट इज क्वालिटी, कि आपने क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्वांटिटी को भी मैनेज कर लिया। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन जो असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे है, ये आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। सो लेट्स स्टडी। असर्शन ए क्या कह रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस डिस्क्राइबिंग जॉब्स इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड बिहेवियरल competencies is currently gaining importance because re-engineering, redesigning the business process in such a manner that small multidisciplinary self-managing teams get the task done together through multi-skilled competencies, right? So आपके सामने options है, both A and R are wrong. A is right, R is wrong. Both A and R are right, and R explains A, and both A and R are right, but R does not explain the A. So इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है या फिर सही है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो आपको बताना है। एक बार आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम अगेन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस डिस्क्राइबिंग जॉब्स इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज इज करेंटली गेनिंग इंपॉर्टेंस, दैट इज करेक्ट। आर देखेंगे क्या एक्सप्लेन कर रहा है ए को, री-इंजीनियरिंग, redesign the business processes in such a manner that small multidisciplinary self-managing teams get the task done together through multi-skilled competencies। ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। और असर्शन आपका राइट है बट रीजन आपका रॉन्ग है। इसको आप बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग, राइट। सो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस सेशन को देखने के लिए। एंड आपके सपोर्ट के लाइक बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके लिए लेके आती रहूंगी। और आई होप, आई विश कि आपको मेरे सेशंस, मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें और जिससे आपके एग्ज़ाम में, आपकी प्रिपरेशन में मेरे वीडियो से, मेरे सेशन से आपको सहायता मिल पाए या फिर आप उनको क्रैक कर पाए, राइट। सो मेरी विश एंड मेरी डिज़ायर एंड मेरी होप यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के ला करके दूं और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।